दोस्तों 26 अगस्त 2022 को मुंबई में एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड होता है जिसने हर किसी को झकझोर दिया था। कहानी शुरू होती है 25 अगस्त 2022 की सुबह। अंधेरी मुंबई की रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है। मगर 26 अगस्त 2022 को वंशिका राठौर की लाश नायगांव रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़े से सूटकेस में कंबल से लिपटी हुई मिलती है। वंशिका के शरीर पर चाकू के वार के निशान थे। बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। मामला काफी सेंसिटिव था, तो आखिर वंशिका राठौर की हत्या का जिम्मेदार कौन था? हत्यारे का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस जांच शुरू करती है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम भी इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। इस हत्याकांड को सुलझाने में एक हफ्ते से ज़्यादा का समय लग जाता है। इस दौरान 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तब कहीं जाकर कातिल का पता लगता है। इस घटना की शुरुआत रोज की तरह वंशिका राठौर के स्कूल जाने से होती है। आमतौर पर वंशिका राठौर स्कूल से शाम तक वापस आ जाती थी, मगर 25 अगस्त को देर शाम तक वापस नहीं आती है। यहाँ तक कि वंशिका राठौर अपना फ़ोन तक नहीं उठाती हैं। जब घर वाले वंशिका को फ़ोन करने का प्रयास करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थक हार कर वंशिका के घर वाले उसके कुछ दोस्तों से फ़ोन पर वंशिका राठौर के बारे में जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि वंशिका स्कूल ही नहीं आई थी। अब वंशिका के घर वाले और भी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और अपने लेवल पर वंशिका को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आखिर थक हार कर परिवार वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन जाकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को शाम के 3:30 बजे वाले पुलिस को पास के ही नायगांव रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के पास एक लावारिस सूटकेस मिलने की खबर मिलती है। जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर सूटकेस खुलवाते हैं तो उसके अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के शरीर पर गहरे जख्मों के निशान पाए जाते हैं। इस सूटकेस में लड़की की लाश के साथ एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलता है। स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से पुलिस वालों को पता लगता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि वंशिका राठौर की ही है। पुलिस परिवार वालों को डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाती है। डेड बॉडी को देखकर परिवार वाले वंशिका को पहचान लेते हैं। शुरुआत में तो लोकल पुलिस ही इस केस की जांच करती है, मगर कई दिन निकलने के बाद जब हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है तो ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं, जिस रास्ते से अमूमन वंशिका राठौर जाया करती थी। घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में वंशिका राठौर स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर जाते हुए दिखाई देती है। फिर कुछ देर बाद की सीसीटीवी फुटेज में वंशिका राठौर के साथ 2 लड़के और दिखाई देते हैं जो वंशिका के साथ साथ ही चल रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में वंशिका राठौर के साथ 2 लड़कों का दिखना इस केस में पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू था। जब पुलिस वाले इन लड़कों के बारे में जानकारी निकलवाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों ही लड़के अपने अपने घर से लापता है। अब पुलिस वालों का शक इन दोनों लड़कों पर और भी गहरा होने लगता है कि कहीं न कहीं वंशिका राठौर मर्डर केस में इन दोनों लड़कों का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। बस इसी के बाद क्राइम ब्रांच वाले उन लड़कों की एक्टिविटी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों लड़कों का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आता है, इसलिए पुलिस वाले लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं ये लड़के शहर छोड़कर तो नहीं भाग गए, इसलिए पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का सिलसिला शुरू होता है। मुंबई के सभी मौजूदा रेलवे स्टेशन पर लगे हजारों कैमरों को चेक किया जाता है। हालांकि पुलिस वालों के ये काम करना बड़ा ही मुश्किल था, मगर फिर भी पुलिस वाले इस काम को बड़े ही जतन से शुरू कर देते हैं। जल्द ही पुलिस वालों को दोनों लड़कों की पहली तस्वीर विरार रेलवे स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में मिल जाती है। पुलिस के लिए ये पहली सफलता थी। ताज्जुब की बात यह थी कि 2 घंटे के बाद ये दोनों लड़के फिर से उसी स्टेशन पर दिखाई देते हैं। वहां से ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखते हैं। पुलिस वाले इस लीड को फॉलो करते हुए जयपुर तक जाते हैं। जयपुर में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चलता है कि लड़के जयपुर से जोधपुर और फिर वहां से अजमेर चले गए और अजमेर रुकने के बाद ये दोनों लड़के वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए थे।
पुलिस और सस्पेक्ट के बीच लुकाछिपी का खेल चलता रहता है। पुलिस वाले जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पहुंचकर इनको पता चलता है कि दोनों लड़के वहां से पोखरण गुजरात चले गए हैं। अब पुलिस और सस्पेक्ट के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। जब दोनों सस्पेक्ट गुजरात में एंट्री कर लेते हैं तो मुंबई पुलिस अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद लेती है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद से पता चलता है कि दोनों लड़के पोखरण से पालनपुर नाम की जगह की तरफ चले गए हैं। यहां तक पहुंचते हुए 1 सप्ताह का समय बीत चुका था। पुलिस वाले अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच कर चुके थे। सीसीटीवी फुटेज में एक बात कॉमन थी कि इन लड़कों के पास वंशिका का स्कूल बैग मौजूद था। जब दोनों सस्पेक्ट पालनपुर पहुंच जाते हैं तो गुजरात पुलिस लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर देती है और इन इन्फॉर्मर्स को दोनों सस्पेक्ट की तस्वीर देते हुए इन पर नज़र रखने और इनसे जुड़ी एक जानकारी देने को कहती हैं। जल्द ही पुलिस वालों एक बेहद ही गोपनीय सूचना मिलती है कि 2 सस्पेक्ट में से एक पालनपुर गांव के ही अपने एक रिश्तेदार के घर देखा गया है और पुलिस इस गुप्त सूचना के आधार पर उस रिश्तेदार के घर पर छापा मारती है, मगर हमेशा की तरह पुलिस के पहुंचने से पहले ही सस्पेक्ट वहां से लापता हो जाता है। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को फिर से अपने एक मुखबिर के जरिए एक जानकारी मिलती है कि दोनों सस्पेक्ट पास के ही एक लॉज में रुके हुए हैं। इस गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस रात के 1 बजे एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करती है और दबे पांव उन दोनों लड़कों को फाइनली गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी जाती है। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों ही लड़कों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गिरफ्तार किए गए सस्पेक्ट की पहचान 21 साल के संतोष मकवाना और 21 साल के ही विशाल अंभावने के तौर पर होती है। दोनों ही लड़के स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन रहे थे। आखिरकार मुंबई पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। शुरू में तो संतोष और विशाल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जब इनसे कड़ाई के साथ पूछताछ करती है तो ये दोनों आरोपी एक हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक आरोपी संतोष मकवाना और वंशिका आपस में दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक 25 अगस्त 2022 को भी संतोष हमेशा की तरह वंशिका राठौर को मिलने के लिए बुलाता है। वंशिका स्कूल के बहाने घर से निकलती है और वो संतोष के साथ चली जाती है। रास्ते में ही संतोष का दोस्त विशाल भी मिल जाता है। फिर ये तीनों विशाल के घर पर चले आते हैं। यहाँ संतोष और वंशिका राठौर कई घंटे एक साथ बिताते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब वंशिका राठौर जाने लगती है तो वह संतोष से कहती है कि भविष्य में वह उससे नहीं मिलेगी क्योंकि वह इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। वंशिका राठौर के मना करने के कारण दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा कुछ ही मिनटों में इतना गहरा हो जाता है कि कमरे में संतोष का दोस्त विशाल भी आ जाता है। संतोष पास में खड़े अपने दोस्त विशाल को इशारा करके वंशिका राठौर पर चाकू से वार करने के लिए कहता है। संतोष का आदेश मिलते ही विशाल एक के बाद एक कई बार वंशिका के पेट पर चाकू से हमला कर देता है। इस दौरान संतोष वंशिका राठौर को पकड़कर उसका मुंह बंद रखता है। कुछ देर बाद संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर खुद ही वंशिका के शरीर पर हमले करने लगता है और ये हमले तब तक करता है जब तक कि वंशिका राठौर मर नहीं जाती हैं। जब वंशिका राठौर मर जाती है तो विशाल और संतोष दोनों मिलकर पहले तो वंशिका राठौर की स्कूल ड्रेस चेंज करके उसे विशाल की शर्ट और पैंट पहना देते हैं। फिर कमरे में रखे एक कंबल में वंशिका की डेड बॉडी को अच्छे से लपेट देते हैं और फिर एक बड़े से सूटकेस में उसको डाल देते हैं। लाश को छुपाने के लिए दोनों पास के ही एक ऑटो रिक्शा को भाड़े पर बुलाते हैं। फिर ऑटो पर ही सूटकेस रखकर विलेपार्ले रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। आगे ये नायगांव स्टेशन पर उतरने से पहले 5:30 पर स्टेशन से ठीक पहले झाड़ियों के बीच एक ब्रिज के नीचे चलती ट्रेन से इस सूटकेस को फेंक देते हैं। फिर ये दोनों वसई के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। वसई पहुंचने के बाद ये दोनों नई जीन्स और शर्ट खरीदते हैं और पास के ही एक सैलून में जाकर बाल कटवाते हैं और एक नए लुक के साथ वसई से विरार चले जाते हैं।
इसी तरह से ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस पालनपुर के ही घर से छापेमारी करके इन दोनों का मोबाइल और वंशिका राठौर ड्रेस और स्कूल बैग बरामद कर लेती है। पुलिस को यह अब ये तो साफ हो चुका था कि वंशिका राठौर की हत्या संतोष ने अपने एक और दोस्त विशाल के साथ मिलकर की है। मगर ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, इस कहानी की पटकथा बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। विशाल और संतोष के बयान के मुताबिक संतोष और वंशिका की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है। वक्त के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इस बात का पता वंशिका राठौर के परिवार वालों चलता है तो वंशिका के परिवार वाले वंशिका को संतोष से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जब संतोष बार बार वंशिका से मिलना जुलना बंद नहीं करता है तो वंशिका के परिवार वाले संतोष बुरे तरीके से पिटाई कर देते हैं। वंशिका राठौर के परिवार वालों के द्वारा की गई पिटाई से संतोष का ईगो हर्ट हो जाता है। संतोष अब इस बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है और फिर इस प्लान में अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लेता है। क्योंकि संतोष ने मन ही मन में वंशिका से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वह वंशिका राठौर को किसी तरह अपने जाल में फंसा रखता है। अब संतोष वंशिका की हत्या करने के प्लान में लग जाता है, लेकिन हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए संतोष एक दिन मौका पाकर अपनी मां की ही गोल्ड का मंगलसूत्र 2 लाख में पास के ही एक ज्वेलरी शॉप पर बेच देता है। अब संतोष इन पैसों से चाकू और कुछ जरूरी सामान खरीदता है। अब प्लान के मुताबिक संतोष वंशिका राठौर को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन इसी दौरान उन दोनों के रिश्तों को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी झगड़े के बीच संतोष का इशारा मिलते ही विशाल वंशिका राठौर पर चाकू से हमला कर देता है। जब वंशिका बुरी तरह घायल हो जाती हैं तो संतोष विशाल के हाथ से चाकू लेकर वंशिका को मौत के घाट उतार देता है। संतोष और विशाल दोनों पर ही हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।